नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित रीवा की महिमा पाठक मैम से। मैम, ये बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका ये कितना प्रयास, कौन सा प्रयास था? नमस्ते सर। ये मेरा तीसरा प्रयास था और मेरे पेपर तो काफ़ी अच्छे गए हुए थे। बस ये था कि मैंने 80 से 90 नंबर का पेपर छोड़ दिया था, तो एक डर बहुत ज़्यादा मचा हुआ था मेरे अंदर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर ये था कि जो मैंने क्वालिटी और कंटेंट वगैरह थे मेरे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो एक कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप था कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए और आप परिणाम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने 80 से 90 नंबर छोड़ दिया था, जी तो सर। आपको लगता है कि अगर आप वो करती तो कुछ और पद भी आपके दफ्तर कोई और ऊपर? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो 80-90 नंबर का अगर मैंने पेपर किया होता तो मैं पूरे नंबर तो नहीं, पर फिर भी ये था कि 30-40 नंबर और मेरे ऐड हो सकते थे और शायद आज पोज़ीशन कुछ और होती। मैम, प्री की तैयारी के बारे में बताइए, थोड़ा मेंस के बारे में बताइए, कैसे आप तैयारी करती जी हैं सर। और ऐसा करना चाहिए लोगों मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक सिनेरियो जो चल रहा है हमारे एमपीपीएससी में कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री की तैयारी हमें एक सेपरेट मोड पे करनी चाहिए और मेंस की तैयारी एक सेपरेट मोड पे करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा डायलेमा रहता है कि अभी हमारा प्री नहीं हुआ या मेंस नहीं हुआ है, तो वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है। और मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जो मेंस है, वो हमें प्री से पहले कंप्लीट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा प्री निकलता है उसके बाद 2 से 3 महीने मिलते हैं और इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन में टाइम जाता है पूरा बच्चों का। तो इससे अच्छा है कि हम मेंस का अपने पूरे नोट्स, जो भी हमारे सोर्स वगैरह हैं, जिससे भी हम गाइड ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर हमें प्री की तैयारी में जानी चाहिए। खासकर जो नए बच्चे हैं, जैसे कि मैं अंडर ग्रेजुएट थी तब तैयारी कर रही थी, मुझे लग रहा था कि बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। और इस तैयारी में कैसे 4 से 5 साल चले जाते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता है। इसलिए खासकर जो नए बच्चे हैं उनको तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि इस भ्रम में कभी ना रहें कि हम अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आप अपना पूरा कॉलेज टाइम अच्छे से एंजॉय करिए। उसके बाद जिस दिन से भी आप तैयारी में आइए, हर चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि हमारे पास इतना टाइम है, क्या नहीं है। जिस दिन से हम तैयारी में आए, हमें ये होना चाहिए कि बस हमारा अगला जो भी हमारा अटेम्प्ट है, उसमें हम पूरी शिद्दत से अपना प्रयास करें। तो जब भी हम एग्ज़ाम देंगे, वो हमारा इफ़ेक्ट उसमें दिखेगा। जैसे मैंने जो गलती की थी, मैं अंडर ग्रेजुएट थी, मैंने तैयारी शुरू कर दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि प्री मेंस अलग-अलग, मतलब ये 3 टियर एग्ज़ाम है और सारी चीज़ें। तो इसलिए जो रेस बनी हुई है कि अंडर ग्रेजुएट और बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो सब इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी तैयारी अपने कैपेसिटी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मैम, मेंस की तैयारी के बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ाई करती थी, उन विषयों का किस प्रकार से आप अध्ययन करती थी और नोट्स और इसके बारे में बताइए। जी सर, मैं मेंस के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक को ही प्रेफ़र किया है मैंने। जैसे कि हिस्ट्री के लिए एक यूनिक बुक थी और शिवलाल पब्लिकेशंस की बुक आती हैं 12th क्लास की, तो उससे मैंने पूरी इंडियन हिस्ट्री जो है मिडाइवल, एंशिएंट सारी मैंने कवर की। उसके बाद जो एमपी का पोर्शन रहता है, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या विविध वाला पूरा पोर्शन, वो सारा मैंने मुकेश माहेश्वरी बुक से कंप्लीट किया था और उसमें आप देखेंगे प्री और मेंस के लिए बहुत अच्छे से मैपिंग वगैरह दे के बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। तो मैं सारे एस्पिरेंट को कहूँगी एक बार ज़रूर वो बुक देखें। उसके अलावा सर, जो सेकंड पेपर था उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक थी, उसको पूरा मैंने किया था और हमारे कोठार इंस्टीट्यूट में सर ने भी बहुत अच्छे से पूरी हमारी पॉलिटी कंप्लीट कराई थी। तो पॉलिटी में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं गई। बस ये था, उसका जो सेकंड पोर्शन होता था, उसमें करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सभी को कहूँगी कि न्यूज़पेपर, एक कोई स्टैंडर्ड जो मैगज़ीन आती है, आप कोई भी क पढ़ सकते हैं। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण हमेशा पढ़ी हूँ। तो इससे जो करंट वाला सिनेरियो है, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो या सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट हो या हेल्थ एजुकेशन वाला हो, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं काफ़ी अच्छे से। फिर इसके बाद सर, थर्ड पेपर के लिए मैंने 8th से 10th तक की जो एमपी बोर्ड की बुक आती हैं, वो मैंने उससे पूरे नोट्स बनाए थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के। और इसके अलावा वो जो 8th से 10th तक की एक गाइड भी आती है शिवलाल की ही, तो उससे मैंने पूरा उसको कवर कर लिया था। फिर मैथ मेरा थोड़ा वीक था, तो मैथ में मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। जितना बनता है, जो बनता है उतना ही किया मैंने। और उसके अलावा जो एनर्जी वाला पोर्शन है, उसमें हम पूरे जो करंट के डाटा रहते हैं कि कितना मेगावाट कहाँ चल रहा है, कितने सारी हमारी अभी स्कीम्स चल रही हैं, उससे हम सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ पेपर में सर, मैं एक महावीर की बुक पढ़ती थी और अभी हाल ही में जो ये दार्शनिक वाला पोर्शन जुड़ा हुआ था, तो मैंने आकार पब्लिकेशन के जो नोट्स आते हैं, उससे मैंने कवर किया था। फिर फिफ्थ पेपर जो है हिंदी का, तो वो चंचल मैम की बुक है, उससे पूरा कवर हो जाता है। और निबंध के लिए ज़रूर जो न्यूज़पेपर आते हैं, उसके एडिटोरियल्स आते हैं और निबंध में हमें करंट से लेके जो पुरानी चीज़ें रहती हैं, उसको इंक्लूड करना होता है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आप कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक भी प्रेफ़र कर सकते हैं सर।
मैम मैम मेंस में किस प्रकार से लिखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए एग्जाम में? जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरा 17 और 18 का जो मेंस था वो नहीं निकला था। उसके पीछे मैं पूरे आंसर जो आंसर राइटिंग कौशल होता है उसी को क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि मेरा पेपर तो पूरा 17 में भी कंप्लीट हुआ था, 18 में भी हुआ था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट सिलेक्शन। और जब मैंने 19 का दिया था तो 19 में मेरा 80 नंबर का पेपर छूटा था, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो इतना ऑथेंटिक होना चाहिए कि उसमें कहीं से कहीं कोई डाउट ना होना चाहिए। फिर दूसरी बात, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है सर, क्योंकि लिख तो सब वही रहे हैं, हमारी कॉपी कैसे अलग दिख सकती है, क्योंकि चेकर के पास तो 10,000 कॉपी आ रही है, उनको कुछ वो नहीं है कि हमारी कॉपी वो देखें। तो हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, मैपिंग हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ज्योग्राफी बस में मैपिंग करें, हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से मैपिंग की जा सकती है कि कौन सा राजवंश कहाँ का है, उसको हम मैप में दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम एनर्जी वाले सेक्टर में कहाँ पे कौन से कितने मेगावाट बिजली वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, क्या कैसा हो रहा है, तो वो हम मैपिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हमें मतलब मार्किंग हो सकती है यहाँ पे। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो उसकी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए डेली। मतलब आधे घंटे तो हमें जितना हम पढ़ रहे हैं बस उसी को क्वेश्चन पेपर बना के हम खुद लिखें। ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट पेपर ही पाएँ तभी, क्योंकि टेस्ट पेपर भी कई बार इतने सारे मतलब उटपटांग टाइप के रहते हैं कि हमको खुद नहीं पता हो क्या लिखना है, बस हम लिखे जा रहे हैं। इससे अच्छा जो हम डेली पढ़ रहे हैं उसी का क्वेश्चन बनाएं, उसी को हम लिखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और किसी मतलब अगर आपके पास कोई है तो आप उससे चेक करा सकते हैं, या फिर 10 बार खुद चेक करें फिर हम किसी से चेक कराएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैम इंटरव्यू को लेकर काफ़ी जिज्ञासा होती है कि आगे पूछते क्या है, प्री और मेंस हमने दे दिया, स्टेशन सब उसी में हो गए, वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या रहता है? इंटरव्यू का सर माहौल बहुत ही सकारात्मक रहता है। इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ तो हम इतना पढ़ लेते हैं ऑलरेडी कि हमको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रहता नहीं है। और आजकल इतने मॉक इंटरव्यू वगैरह रहते हैं कि जो फ़ियर बना हुआ है इंटरव्यू का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा भटकने से अच्छा है, जैसे मैंने जो किया था, मैंने अपनी स्कूलिंग का, ग्रेजुएशन का और जो हमारा पीएससी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे, थोड़ा बहुत उनको ऊपर-ऊपर मैंने देख लिया था, तो वो कवर हो जाता है सर ईज़िली। उसमें इंटरव्यू में मुझे लगता है कि अगर आपका प्री और मेंस बहुत अच्छे से है और आपको थोड़ा अपने ग्रेजुएशन का ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं, और अपने ज़िला का, जहाँ से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू में तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं जाती सर। मैम आपने सिविल इंजीनियरिंग किया था, इसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में आई, आपको कैसे लगा कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? सर पहली प्रेरणा तो मेरे मामा जी थे, उनका सिलेक्शन हुआ था तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। फिर उसके बाद मेरे भाई, मेरे घर परिवार का पूरा माहौल था, उन्होंने कहा कि नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मुझसे मैथ नहीं बनती थी, तो मुझे कोई ऐसा एग्ज़ाम चाहिए था जहाँ पे मैं मैथ को स्किप करते हुए आगे बढ़ सकूँ। तो पीएससी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे लिए सर। मैम आपका फ्यूचर प्लान क्या है, जैसे कि अभी 2024 में यूपीएससी निकला है, आप देंगी उसमें क्या जी। सोचा है? जी सर, अभी तो कंटिन्यू करूँगी मैं पीएससी को। लास्ट लक्ष्य तो वही डिप्टी कलेक्टर है। प्रयास करेंगे अगर हम पहुँच जाएँ वहाँ तक तो। मैम इस बार आयोग ने क्या है वो प्री और मेंस के सिलेबस में काफ़ी चेंज किया, तो ये है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छा रहेगा या कुछ उसमें दिक्कत होगी? सर इसमें मुझे लगता है कि ये जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट वाला है, क्योंकि जो पुराना हमारा था, जैसे इकोनॉमिक्स 150 नंबर की थी, वो फिर से ला दिया गया 150 नंबर में। और नए बच्चों के लिए तो उनके लिए चाहे आप कोई भी सिलेबस दें, उनके लिए तो सब कुछ नया ही है। तो उनके मुझे लगता है कि ये दोनों सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, नए के लिए भी पुराने के लिए भी, कोई खास दिक्कत नहीं जाने वाली है। जी सर। मैम आप कितने घंटे की तैयारी करती थी और आप क्या मानती हैं कि कितने साल या महीने की तैयारी यूपीएससी निकालने के लिए सही है? सर टाइम तो लगता है इस तैयारी में, जो मेरा मानना है। बस ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस अगर अच्छी हमारे पास हो, जिससे हम 24 घंटे हमारे जो भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर हम वो पूछ सकते हैं, तो ये सफ़र 1-2 साल में बहुत अच्छे से ख़त्म हो सकता है। और सिर्फ़ सबसे बड़ा रोल मैं मानती हूँ सर प्रॉपर गाइडेंस का। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं तो ये तैयारी 10 साल भी माँग ले सकती है, अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो 2 साल में भी ये तैयारी हो सकती है। मैम काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि कई सालों से लगे हुए हैं, 4 साल 5 साल से नहीं हो पाता, कई लोगों का 1 साल में ही हो जाता है। जी सर। आप क्या कारण मानती हैं जिन लोगों का नहीं हो पाता, कहाँ कमी रह जाती है? सर ये जो भेड़-चाल की दौड़ चल रही है, उसे सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ, क्योंकि हम खुद की कैपेसिटी, खुद की क्षमता को नहीं देख पाते कि हम किस लायक हैं। हम सिर्फ़ दौड़ पड़ते हैं कि उसका सिलेक्शन हुआ तो हम भी
ले लेंगे। हमें पहली बात तो अपने खुद की क्षमता जाननी चाहिए कि हम कर सकते हैं या नहीं। जैसे कई बार होता है क्या है कि बच्चों का प्री भी नहीं निकल रहा और लगे हुए हैं। ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है सर। अगर आपका प्री निकल रहा है कंटिन्यू या फिर मेंस निकल रहा है, कहीं न कहीं लूप होल हो तो उसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को देख के तैयारी में आ गए हैं तो वो कभी सफल नहीं होगी सर। मैम आप क्या मानती हैं विकल्प होना चाहिए? जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको विकल्प उनके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर मैं तो विकल्प के कभी भी समर्थन में नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर विकल्प रहा है तो हमेशा एक डायलेमा की कंडीशन रही है कि अगर प्री नहीं निकला तो फिर हम तुरंत दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि बस हम उस फील्ड के लिए बने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एक लक्ष्य रखें, उसी पे हम पूरी शिद्दत से मेहनत करें, वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। मैम आप भाषा का कुछ फ़र्क मानती हैं ये एग्ज़ाम निकालने के लिए हिंदी, इंग्लिश कुछ फ़र्क पड़ता है इसका? जी सर, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने कंटेंट और अपने प्रेज़ेंटेशन, अपने सोच पे बिलीव करना चाहिए। भाषा का कोई ऐसा ज़्यादा रोल नहीं है सर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं रिज़ल्ट में हिंदी मीडियम वालों ने परचम लहराया है, जी। तो ऐसा कोई भाषा का ज़्यादा रोल नहीं है सर में। मैम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जब भी तैयारी शुरू करें, अपना पूरा एफ़र्ट देकर तैयारी शुरू करें। बाद में हमें किसी तरह का कोई पछतावा ना रहे कि हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपको जितनी जो जहाँ से लग सकता है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं, जहाँ से लग सकता है कि हमारा यहाँ से कंटेंट अच्छा हो सकता है, वो सारी मेहनत झोंक दें। और यही है सफलता की कुंजी। क्योंकि कई बार एक संकोच की जो प्रवृत्ति आ जाती है, एक अहम की भावना आ जाती है कि नहीं हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे नोट्स नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें कभी सही नहीं रही हैं। हमें सबसे मतलब जितनी हो सके सहायता लेनी चाहिए, सबसे हमें अपने नोट्स चेक कराने चाहिए। सारी चीज़ें जितना हम ओपन रहेंगे उतना हमारी प्रतियोगिता सफल होगी सर। मैम आप 2017-18 से तैयारी कर रही हैं, कई बार हताशा निराशा भी आती होगी या तैयारी करते करते तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कैसे इस सिचुएशन से निकलना चाहिए? सर इससे अच्छा सबसे अच्छा इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम अपने फैमिली से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, जो इस तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं उनके साथ हम कंटिन्यू संपर्क में रहें। यही हमें इस सिचुएशन से निकाल सकता है, बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। मैम आज के समय में ऐसा भी देखने में आया है कि चाहे एमपीपीएससी हो या फिर किसी को इंजीनियरिंग में जाना हो या मेडिकल फील्ड में जाना हो, तो माता पिता 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन से ही बच्चों को तैयारी करानी शुरू करते थे। तो आप क्या मानती हैं कि या ये सही है या नहीं? सर ये हर किसी का अपना एक पर्सनल व्यू होता है, और जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि एक बच्चे की लाइफ होती है, 10th है, 12th है, कॉलेज लाइफ होती है, उसको एंजॉय करने के बाद अगर हम किसी फील्ड में उतरेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि वो प्रेशर स्टार्टिंग से अगर हम झेलने लगेंगे तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने कि वो मतलब 12th पास आउट हुए और प्रिपरेशन में आ गए, और आज ऐसा हुआ है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि तैयारी ही छोड़ चुके हैं। इससे अच्छा ये है कि आप ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद तैयारी पे आएँ, या फिर ये कर सकते हैं कि 3rd ईयर या 4th ईयर आपका जो भी मेंटली ग्रेजुएशन प्रिपेयर हो जाए हो, हाँ, जिससे मेंटली तैयारी प्रिपेयर हो जाएँ, खुद तो समझने लायक हो जाएँ कि हम किस लायक हैं। तो वैसे भी वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए सर। जी।